गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 31 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 30 मई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है 4 राज्यों में फैली हुई है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा में। सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है फ्रेंड्स वो भारत सरकार की है, इसमें 51% की, दूसरे स्थान पर 22% के साथ महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है 15% के साथ और 6% के साथ केरल और गोवा की हिस्सेदारी इसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। तो समीर वी कामत को DRDO का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है, 1 साल का इन्हें एक्सटेंशन दिया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आइजोल। तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार की लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। तो हाल ही में लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत दोनों को मिला है, और अन्य 5 व्यक्तियों को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर के बिहार में 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने किस शहर में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी QTRC का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में DRDO ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा यानी सर्विस सेक्टर को। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI इक्विटी प्रवाह सेवा सेक्टर को प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ई-हंस। तो भारत में विकसित किया जा रहा अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम ई-हंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रही डंक रहित मधुमक्खियाँ एट्रागोनोला इरिडीपेनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्किफेरा किस राज्य की मूल निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो खबरों में रही डंक रहित मधुमक्खियाँ एट्रागोनोला इरिडीपेनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्किफेरा जो है नागालैंड राज्य की मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यूरोप के किस देश ने प्रवासन कानूनों को कड़ा करने के उद्देश्य से 2 मसौदा विधेयकों को स्वीकृति दी है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी ने प्रवासन कानूनों को कड़ा करने के उद्देश्य से 2 मसौदा विधेयकों को स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.7%। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल 2025 में भारत की 2.7% वृद्धि दर्ज की गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रेवल ऑप्शन शुरू किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो हाल ही में फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 वीज़ा फ्री ट्रेवल ऑप्शन शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने भारतीय शांति रक्षकों को डैग हैमरशॉल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 भारतीय शांति रक्षकों को डैग हैमरशॉल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, और यह जो है किसी भी सैनिक के द्वारा जो है अपने बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा कितने विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को भारत में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो हाल ही में UGC द्वारा जो है 5 विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस भारत में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस स्थान पर भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। तो हाल ही में कश्मीर में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया है, वो भी कहाँ पर? तो शेरे कश्मीर आपका यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। तो DRDO के नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर कितने किलोमीटर हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11,099 किलोमीटर। तो देखिए, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर से बढ़ करके 11,099 किलोमीटर हो गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तेल भंडारण में फ्रेंड्स वेनेजुएला है, और केवल गैस भंडारण में बोलेगा तो रूस है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन तेल और गैस दोनों के भंडारण में बोलेगा तो वेनेजुएला है। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले को कर्नाटक वन एवं वन्यजीव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्री ईश्वर खंडे ने कुंबले के वन संरक्षण के प्रति जुनून पर जोर देते हुए इसकी घोषणा की है। मंत्री ने 8.5 करोड़ पौधे लगाने और नए आर्बोरेटम विकसित करने सहित उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला है। कर्नाटक के मंत्री हैं ये। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली के विश्व व्यापार केंद्र में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी जितिन प्रसाद ने। तो हाल ही में नई दिल्ली में विश्व व्यापार केंद्र में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन जितिन प्रसाद जी ने किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जितिन प्रसाद जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। उन्होंने यानी कि जितिन प्रसाद जी ने नई दिल्ली के विश्व व्यापार केंद्र में भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। देखिए, बात हो रही है भारतीय गुणवत्ता परिषद की यानी कि QCI का। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद एक राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना जो है भारत में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और मानकों को स्थापित करने के लिए हुई है। यह एक स्वायत्त संगठन है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है और 1997 में स्थापित किया गया था इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है BPSC के दृष्टिकोण से। देखिए, बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए, बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी थे। अब देखिए, यह जो है लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुई है। यह टर्मिनल 65,155 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें 54 चेक इन काउंटर, 5 एरो ब्रिज, 8 एक्सरे बैगेज स्कैनर, 5 लगेज कन्वेयर बेल्ट और एक मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा है और एक VIP लॉन्ज और एक कैफेटेरिया भी है फ्रेंड्स। उल्लेखनीय है कि यह टर्मिनल जो है प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों की सेवा करेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कितने? तो 1 करोड़ यात्रियों की सेवा भी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, प्रहलाद जोशी जी ने। तो देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता जो है प्रहलाद जोशी जी ने की है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत स्काउट एवं गाइड्स के भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ कहाँ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नई दिल्ली में। तो हाल ही में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में अपने मुख्यालय भवन में किया है। फ्रेंड्स डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने अपने राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। भूटान स्काउट एसोसिएशन का 24 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वर्तमान में अपने शैक्षिक कार्यक्रम के तहत भारत में है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं आखिर ये है क्या। तो देखिए, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स यानी BSG भारत का राष्ट्रीय स्काउटिंग और गाइडिंग संघ है। यह एक स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक और गैर सरकारी संगठन है फ्रेंड्स, जो युवाओं के चरित्र निर्माण और विकास के लिए काम करता है। BSG का उद्देश्य युवाओं में चरित्र, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। अब देखिए, भारत में जो है स्काउटिंग की शुरुआत 1909 ईस्वी में हुई थी, जब कैप्टन TH बेकर ने बेंगलोर में पहली स्काउट टुकड़ी की स्थापना की। फ्रेंड्स अब देखिए, गाइडिंग की शुरुआत जो है भारत में 1911 में हुई। अब बृहत लेवल पे जिसको बोल सकते हैं विश्व संगठन का सदस्य भी भारत बना। देखिए, BSG जो है 1938 ईस्वी में स्काउट मूवमेंट के विश्व संगठन का सदस्य बना और 1928 ईस्वी में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स का संस्थापक सदस्य भी बना। अब देखिए, दोनों का अंतिम रूप से विलय जो है 7 नवंबर 1950 ईस्वी को हुआ और एकीकृत संगठन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नाम से अस्तित्व में आया। गर्ल गाइड्स एसोसिएशन औपचारिक रूप से 15 अगस्त 1951 ईस्वी को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स में शामिल हो गया। फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी देहरादून। तो हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देहरादून स्थित CSIR और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी कि IIP में 29 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा है और इसे पहली बार जुलाई 2023 में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चूड़ाधार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा चूड़ाधार वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने हाल ही में सिरमौर जिले में चूड़ाधार वन्यजीव अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। अब देखिए, चूड़ाधार वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी में स्थित है और 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अभयारण्य जो है 56 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और चूड़धार चोटी को घेरता है, जिसे चूड़धार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, चूड़धार चोटी जो है बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी से दक्षिण में जंगली गंगा के मैदान और सतलुज नदी और उत्तर में बद्रीनाथ को देखा जा सकता है। चोटी पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर अभयारण्य को आध्यात्मिक महत्व यह प्रदान करता है या देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। तो हाल ही में 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के
भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति बन गए हैं और विश्व के ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हैदराबाद के किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हाल ही में 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। 7 समिट चैलेंज में 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक पर सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ना शामिल है। इसे पहली बार 1985 ईस्वी में रिचर्ड बास द्वारा प्रस्तावित किया गया था और उन्हीं के द्वारा ये पूरा भी किया गया था। अब बात हो रही है 7 चोटी या 7 शिखरों की या 7 समिट की। तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें शामिल है 7 समिट में। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, एशिया में स्थित है, नेपाल में। दूसरा है अंकाकागुआ जिसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है फ्रेंड्स। डेनाली 6,190 मीटर ऊंचाई के साथ यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। किलिमंजारो 5,895 मीटर, यह अफ्रीका में स्थित है। माउंट एल्ब्रुस 5,642 मीटर ऊंचाई के साथ यूरोप में स्थित है फ्रेंड्स। माउंट विंसन 4,892 मीटर ऊंचाई के साथ अंटार्कटिका में यह स्थित है। वहीं माउंट कोसिस्को 2,228 मीटर के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक है पुचांग जया जो कि 4,884 मीटर के ऊंचाई के साथ ओशिनिया में स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस क्षेत्र में पौधे की प्रजाति यानी कि पेडिक्युलरिस राजेसियाना की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। तो हाल ही में भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पौधे की प्रजाति पेडिक्युलरिस राजेसियाना की खोज की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने पश्चिमी हिमालय में रोहतांग दर्रे के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पेडिक्युलरिस राजेसियाना नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। यह जो है लूज वाटर्स नामक पौधे के एक समूह से संबंधित है जो अर्ध परजीवी है और प्रकाश संश्लेषण करते हुए अन्य पौधों से कुछ पोषक तत्व लेते हैं। देखिए, पौधे में अद्वितीय जो है पुष्प लक्षण और एक विशिष्ट पराग संरचना है जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। अपने करीबी रिश्तेदारों पेडिकुलरिस पोरेक्टा और पेडिकुलरिस हेडेई की तुलना में यह नई प्रजाति आकार में छोटी है और इसमें कम फूल और पत्ते हैं। बात हो रही है फूल और पत्ते या पौधे से रिलेटेड, तो कुछ जानकारी देखते हैं फ्रेंड्स इससे रिलेटेड। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया अर्नोल्डी है, जबकि सबसे छोटा फूल वोल्फिया ग्लोबासा है। ठीक है, रेफ्लेसिया अर्नोल्डी जो है इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है और इसका वजन 11 से 12 किलोग्राम तक होता है फ्रेंड्स। वहीं वोल्फिया ग्लोबोसा जो है बहुत ही छोटा होता है और लगभग 0.1 से 0.2 मिलीमीटर व्यास का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी दीव। तो देखिए, भारत का दीव जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में दीव भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी पूरी बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी की है, जिसकी क्षमता जो है 11.88 मेगावाट है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए दीव को राष्ट्रीय मॉडल के रूप में सराहा है। दीव अब अपनी दिन की सभी बिजली की ज़रूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में मजबूत प्रगति को दर्शाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और टफ भी है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो हाल ही में समाचारों में रहा 600 मिलियन पुराने स्टोमेटोलाइट्स कहाँ खोजे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी चंबा घाट हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में चंबा घाट हिमाचल प्रदेश में 600 मिलियन वर्ष पुराने स्टोमेटोलाइट्स की खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चंबा घाट की चीड़ से ढकी हुई पहाड़ियों में 600 मिलियन वर्ष पुराने बड़े स्टोमेटोलाइट्स का पता लगाया है।
स्टोमेटोलाइट शैवाल और साइनोबैक्टीरिया द्वारा उथले समुद्री वातावरण में कैल्शियम कार्बोनेट को फंसाने से बनने वाली आर्गेनो तलछट्टी संरचनाएं हैं। अब देखिए, ये संरचनाएं पतली परतें दिखाती हैं जो सपाट गुंबद के आकार की या उभरी हुई होती है। वे जो है प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान विशेष रूप से आम थे, जो 542 मिलियन वर्ष से अधिक पहले के हैं, जबकि अधिकांश स्ट्रोमेटोलाइट्स समुद्रों में बने थे। कुछ प्रोटेरोजोइक युग के 2.5 बिलियन साल पहले इंटरटाइडल जोन और मीठे पानी के निकायों में रहते हैं। अगला इसी से रिलेटेड जानकारी देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ शैवाल से रिलेटेड बात हो रही है शैवाल की। तो देखिए, केरल के कोल्लम जिले के रोजमाला में एक नई मीठे पानी की शैवाल प्रजाति सीथिया रोजमेलेंसिस की खोज की गई है 2025 में। दूसरा इसका एक और है कि समुद्री शैवाल मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं। समुद्री शैवाल मिशन एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना और उसका व्यावसायीकरण करना है। इसका लक्ष्य भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर खेती को विस्तारित करना है। तो ये अन्य जानकारियाँ हैं शैवाल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस शहर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में 1 से 10 अप्रैल 2026 तक वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की आगामी 2026 का संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, एशिया में खेल शासी निकाय एशियाई भारोत्तोलन महासंघ ने 27 मई 2025 को इसकी घोषणा की है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी परियोजनाओं या पहलों को 22वें ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि NEEG 2025 के तहत चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 19। तो 19 परियोजनाएं या पहलों को 22वें ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत चुना गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के लिए 6 पुरस्कार श्रेणियों में 19 परियोजनाओं या पहलों का चयन किया गया है। देखिए, ई गवर्नेंस में अनुकरणीय योगदान और नवाचारों के लिए 10 स्वर्ण, 6 रजत और 3 जूरी पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के 19 पुरस्कार दिए जाएंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कंपनी भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ड्रूल्स। तो ड्रूल्स कंपनी भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ड्रूल्स कंपनी जो है भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है, जो बेंगलुरु की पेट फूड कंपनी है। ठीक है, ड्रूल्स अब आधिकारिक रूप से यूनिकॉर्न बन गई है, यानी इसका मूल्यांकन $1 अरब लगभग 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है फ्रेंड्स। देखिए, बात हो रही है यूनिकॉर्न कंपनी की। तो यूनिकॉर्न कंपनी होता क्या है फ्रेंड्स? देखिए, यूनिकॉर्न कंपनी एक निजी स्टार्टअप कंपनी होता है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन या उससे अधिक होता है। ये कंपनियां अक्सर तेजी से बढ़ती है और एक विशिष्ट बाजार में उथल पुथल मचाती है या एक नए बिजनेस मॉडल को पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे धनी शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी मुंबई। तो हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें भारत का सबसे धनी शहर जो है मुंबई बना है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे धनी शहर में न्यूयॉर्क और बे एरिया जैसे शहर अग्रणी बने हुए हैं, जबकि सिंगापुर और सिडनी जैसे अन्य शहर तेजी से रैंक में ऊपर चढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर जो है वैश्विक संपदा शिखर पर बना हुआ है, यानी कि टॉप पर बना हुआ है, जहां लगभग 3,84,500 करोड़पति, 818 सेंटी मिलियनियर और 66 अरबपति रहते हैं। उच्च जीवन यापन लागत और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों के बावजूद शहर का मजबूत वित्तीय क्षेत्र, लग्जरी रियल एस्टेट और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक धनी लोगों को आकर्षित करना जारी रखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स ने अपनी वेल्थ इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत का सबसे धनी शहर मुंबई बताया है। मुंबई को दुनिया का 24वां सबसे धनी शहर माना गया है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुंबई जो है 58,800 करोड़पति है। मुंबई में 236 जो है सेंटी करोड़पति हैं और 29 अरबपति हैं। दिल्ली वहीं 37वें स्थान पर है जिसमें 30,700 करोड़पति, 123 जो है सेंटी करोड़पति और 16 जो है अरबपति हैं फ्रेंड्स। बेंगलुरु जो है 60वें स्थान पर है भारत का, जिसमें 13,200 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में उच्च जाति आयोग बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
सी बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य ने उच्च जाति आयोग बनाने की घोषणा की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, बिहार सरकार ने उच्च जाति के विकास के लिए राज्य में आयोग बनाने की घोषणा की है। इस आयोग का नाम उच्च जाति आयोग रखा गया है। इसके अध्यक्ष जो है बीजेपी के नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को चुना गया है और उपाध्यक्ष जो है जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह को बनाया गया है। इस आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा फ्रेंड्स। देखिए, इससे पहले भी बिहार में स्वर्ण आयोग हुआ करता था। अब नीतीश कुमार सरकार ने इसका पुनर्गठन करने की घोषणा की है और स्वर्ण आयोग का नाम बदल करके उच्च जाति आयोग किया गया है फ्रेंड्स। देखिए, बिहार जो है इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया है। ठीक है, तो बिहार अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन नीतीश कुमार ने हाल ही में किया है। नई नियुक्ति के तौर पर गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंड्स। अनुसूचित जनजाति आयोग का भी पुनर्गठन किया गया है। तो नीतीश सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन या गठन किया है। शैलेंद्र कुमार अनुसूचित जनजाति आयोग के बिहार इकाई के अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। कल फिर आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक शेयर में और कमेंट में। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स।